नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती जिले में शनिवार 27 जुलाई से लगातार बारिश हो रही है। कल रात से अमरावती सहित संपूर्ण जिले में मूसलाधार बारिश लगातार जारी रहने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले भी उफान पर है। ऐसे में बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ते रहने से अमरावती वर्धा जिले की सीमा पर स्थित निम्न वर्धा प्रकल्प के 3 गेट अब 30 सेंटीमीटर तक खुले रख वर्धा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं चांदूर बाजार तहसील के पूर्णा प्रकल्प के 2 गेट खुले रख पूर्णा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन अब अपर वर्धा जलाशय का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कारण आगामी 24 घंटों में इस बांध से भी पानी वर्धा नदी में छोड़े जाने की संभावना जताई जा रही है। इस कारण वर्धा नदी के तट पर स्थित ग्रामवासियों को और मच्छीमारों को सावधानी बरतने की सूचना प्रशासन द्वारा दी गई है। अमरावती शहर सहित संपूर्ण जिले में शनिवार रात से मूसलाधार बारिश जारी है। इस कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। अपर वर्धा बांध में आज दोपहर 12 बजे तक जलस्तर 340 मिमी हो गया है, जिसका प्रतिशत 64.11 है। बांध में लगातार आवक जारी रहने से 24 घंटे में इस बांध के गेट खोलकर वर्धा नदी में कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है। इस कारण नदी के तट पर स्थित ग्रामवासियों को और मच्छीमारों को सतर्कता की चेतावनी दी गई है। आपदा नियंत्रण कक्ष ने इस बारिश से कहीं भी कोई नुकसान न होने की जानकारी दी है। वहीं कृषि विभाग ने ही खेती के लिए यह बारिश फायदेमंद बताई है। यात्रा कंपनी चलाने वाले 2 जालसाजों ने तीर्थ यात्रा का प्रलोभन देकर 35 वरिष्ठ नागरिकों से 3 लाख रुपए ठग लिए। बारिश के चलते यात्रा की अनुमति न मिलने का कारण बताकर यात्रा रद्द होने की बात कहकर दोनों जालसाज फरार हो गए। राजापेट थाना क्षेत्र में यह घटना घटित हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आकांक्षा विहार निवासी काशीनाथ काकड़ की शिकायत पर गणेश कॉलोनी निवासी सतीश काजे और माहुली धांडे निवासी राजू अटालकर के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। राज्य तथा केंद्र सरकार समाज के वंचित घटकों के लिए विविध योजना चलाती है, लेकिन लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के लिए न तो शासन योजनाएं बनाती है और न ही किसी योजना में उन्हें भागीदारी दी जाती है। वर्तमान में जो योजना चल रही है वह भी नियम व शर्तों के कारण पत्रकारों तक नहीं पहुंच पा रही है और अनेक लोग इस योजना से वंचित है। एक तरफ से देखा जाए तो प्रत्यक्ष फील्ड में काम करने वाला पत्रकार ही वंचित घटकों में अब शामिल हो चुका है। ऐसे पत्रकारों को सरकार अपना लाड़का कब बनाएगी, ऐसा सवाल मराठी पत्रकार परिषद के विश्वस्त किरण नाईक ने उपस्थित किया। कारण कुठल्याही संकटामध्ये पत्रकारांच्या मागे ठोसपणे उभे राहणारे, अगदी मुंबई मंत्रालयापर्यंत फॉलोअप देणारे किरण नाईक सर नेहमी मंत्रालयात भांडत असतात, अगदी सीएम पर्यंत जातात एखाद्या पत्रकारांवर काय झालं। जेव्हा रत्नागिरीमध्ये वारीचं प्रकरण झालं, म्हणजे तुम्हाला ऐकून माहिती असेल की एका पत्रकाराला गाडी गेली एका गुंडाने आणि ते प्रकरण थांबण्याचा प्रयत्न झाला, पण जेव्हा किरण नाईक सरांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत आपले संघटनेचे पदाधिकारी गेले तेव्हा ते प्रकरण चव्हाट्यावर आलं। अन्यथा पत्रकाराला अन्याय झाल्यानंतर ते प्रकरण दाबण्यासाठी आपले पत्रकार सुद्धा प्रयत्न करतात। ही शोकांतिका आहे, त्यासाठी उभं राहायला पाहिजे आणि आपली पत्रकारिता विकली गेली नाही पाहिजे। यासाठी आपण जर याच्यात जर आपण प्रयत्न केला तर मला असं वाटतं की आपली संघटना मजबूत होईल, पण आपण स्वतः पण मजबूत होऊ आणि पत्रकारिता आपण प्रामाणिक करतो याचं समाधान प्रत्येकाला स्वतःच्या मनाला पाहिजे। लोकांच्या समाधानासाठी कधी काम करू नका, स्वतःच्या समाधानासाठी काम करा। जो अधिवेशनाचा विषय आणि जी मांडला होता, संघटनाचा विषय मांडला होता, त्याबद्दल सुद्धा खरं तर त्या संदर्भात वेळोवेळी जर आपल्यापैकी कोणी आलं असतं तर त्यावेळेस सुद्धा सविस्तर चर्चा खरं तर झाली असली आणि ही जी व्यथा आज आपण या ठिकाणी मांडलेली आहे त्याबद्दल सुद्धा खरं तर सगळेच आपण एकत्र बसून वेळेवरच त्यावेळेस काहीतरी तोडगा सोल्युशन या ठिकाणी काढता आलं असतं। जी खंत आपण व्यक्त केली त्यावर सोल्युशन लवकरात लवकर आपल्याला काढता आलं असतं। फक्त मला हे एकच सांगायचं की परिषदेच्या हातून किंवा पदाधिकाऱ्यांकडून कुठल्याही प्रकारे कुठल्या भागाला जाणीवपूर्वक वंचित ठेवायचा तो कुठल्या भागावर अन्याय करायचा असा विषय कधीही नसतो। सगळे जे पदाधिकारी कुटुंबाचा एक भाग म्हणून आपण सगळ्यांना समान संधी द्यायचा प्रयत्न करत असतो। कदाचित पाठपुरावा करायला थोडंफार मागे पुढं होत असेल, त्यामुळे कदाचित आपल्याला असं वाटत असेल, आपल्या मनात भावना असेल की कदाचित आमच्यावर थोडासा अन्याय झाला किंवा काही संधी आपल्याला वेळेत मिळाली नाही। मग ती विविध समित्या असतील किंवा संघटनेच्या पदाबाबतचा विषय असेल, त्यावेळी आपण वेळोवेळी जर त्या संदर्भात संवाद ठेवला तर आपण नक्कीच योग्य ठिकाणी सर्व पदाधिकाऱ्यांना किंवा योग्य त्या ठिकाणी
आवश्यक ती संधी देण्याचा नक्कीच या पुढच्या काळामध्ये आपण नक्कीच प्रयत्न करू. आज तुम्ही माझ्याशी बोलताय आणि तुम्ही बोललात ह्याच्यापूर्वीपासून तुम्ही सांगताय की आम्हाला अधिवेशन अमरावतीमध्ये घ्या म्हणून. पण आता 2,500-3,000 लोकांचा विषय आहे. आपलं पत्रकार येणाऱ्या त्यांची 2-3 दिवसाची व्यवस्था करावी लागते आपल्याला. या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून ते अधिवेशन कसं आहे, कुठली आपल्या पत्रकारांचं आहे, जर चांगलं झालं तर चांगलं, वाईट झालं तर मग असं बोंबा करतात ना की महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे आली तर सोशल मीडिया आल्या. त्यावेळी तर नुसतं वर्तमानपत्रात किंवा चर्चा व्हायच्या, आता सोशल मीडियावर वाभाडेच काढले जातात पूर्णपणे. त्याच्यामुळे आम्ही आहे ना फार सावधतेने करतो. उगाच सांगायचं घ्या घ्या म्हणून आणि उद्या काय प्रॉब्लेम आला तर फेस कोणाला करावा लागतो, तर SM देशमुख असेल, मी असेल, का आमची कार्यकारिणी आहे, यांना फेस करावा लागतो. मग आम्ही ठरवलं आहे यांच्या अनिल भाऊंच्या प्रस्तावावर अजूनही असं काही आलेलं नाही. फक्त आम्ही विचार करायचं ठरवलेलं आहे. साहेब आता येतील, परदेशात असले आल्यानंतर आम्ही ती चर्चा करू. त्याच्यामध्ये आज सत्कार आम्ही घेतलेला आहे. त्या शाल त्याची ऊब आम्हाला मिळणार आहे त्या शालीची, आणि जे तुम्ही आम्हाला स्मृतिचिन्ह दिले हे सगळं लक्षात घेता आम्ही सरांशी बोलणार आहोत. आणि जर का त्यांनी सांगितलं की आपण पाहूया कसं करायचं, अनिल भाऊंशी पण चर्चा करणार. ज्यावेळी फायनल करताना ज्यावेळी आम्हाला अंतिम निर्णय घ्यावा तो आम्ही अनिल भाऊंशी पण चर्चा करू ना. तर साहेब आल्यानंतर अजून काही तसं ठरलेलं नाही ना कुठे करायचं, काय करायचं आहे ते. पण तुम्ही अनिल भाऊ तुमच्या नेतृत्वाखाली अधिवेशन हे होणार आहे. फक्त मी तुम्हाला कधी होईल हे आता सांगत नाही. आज तुमचं कार्य चालू आहे, आज तुम्ही चांगलं काम करताय. एवढी मोठी वास्तू उभी राहिली आहे. वास्तू उभी राहताना काय अनंत अडचणी असतात मी त्याचा चांगला साक्षीदार आहे. जिला मराठी पत्रकार भवन में शनिवार को जिला मराठी पत्रकार संघ की तरफ से मराठी पत्रकार परिषद मुंबई के पदाधिकारियों का सत्कार समारोह आयोजित किया गया था. इस अवसर पर वे बोल रहे थे. कार्यक्रम में जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष तथा दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल, मराठी पत्रकार परिषद के मुंबई अध्यक्ष शरद पाबले, महिला विभाग की उपाध्यक्ष जानवी पाटिल प्रमुख रूप से उपस्थित थे. इन पदाधिकारियों का मराठी पत्रकार संघ के पदाधिकारियों द्वारा शाल, श्रीफल, सम्मान चिन्ह व पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया. आपल्या संघाचे उपाध्यक्ष चंद्रभाऊ सोदतिया, प्राध्यापक संजयजी शेंडे, अरुणभाऊ जोशी हे आदरणीय किरण नाईक साहेबांचा शाल, सन्मान चिन्ह, श्रीफळ आणि पुष्प देऊन सत्कार करतात. धन्यवाद. इस अवसर पर जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने अपने प्रस्ताविक में संगठन की पृष्ठभूमि रखते हुए भवन का निर्माण, रखरखाव के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं और खर्च के लिए जो निधि इकट्ठा की जाती है इस बाबत विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अमरावती जिला मराठी पत्रकार संघ अब आर्थिक रूप से सक्षम है, इसलिए अमरावती जिले में मराठी पत्रकार परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन होना चाहिए. यह भी सभी पदाधिकारियों की इच्छा है. उन्होंने कहा कि 1989 से लेकर 1990 में अमरावती में राष्ट्रीय अधिवेशन लिया गया था. इसके बाद महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र में राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं हुआ है, इसलिए नागपुर की तुलना में अमरावती जिले को प्राथमिकता दी जाए. अनिल अग्रवाल ने अमरावती जिले में पत्रकारों के लिए आवास योजना का मानस रहने की बात कहते हुए कहा कि यह योजना पूर्ण हो गई तो महाराष्ट्र का अमरावती जिला मराठी पत्रकार संघ यह पहला संगठन होगा जिन्होंने पत्रकारों के लिए आवास की व्यवस्था की है. आणि किरण भाऊ तुम्हाला सांगताना आनंद वाटते. जेव्हा मी अध्यक्ष झालो आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आम्ही गेलो, त्यांना आम्ही सांगितलं आम्हाला पत्रकार होण्यासाठी जागा द्या. पत्रकार होण्यासाठी जागा देत असताना आम्हाला मध्यवस्तीत द्या. वस्तीच्या बाहेर जागा दिली तर तिथे भरपूर पत्रकार भवन मी पाहिले, तिथे कुणी जात नाही, तिथे कोणती ॲक्टिव्हिटी होत नाही, पत्रकार परिषदही होत नाही. पत्रकारही वर्षाला एक वेळा 6 जानेवारीला जातात.
आमची जिद्द होती, आमच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांची जिद्द होती आणि फडणवीस साहेबांनी आम्हाला ती राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव पास करून विशेष बाब म्हणून नाईक साहेब ही जागा दिलेली आहे. ही जागा ओपन स्पेसची जागा आहे आणि लेआउटच्या ओपन स्पेसची जागा कोणाला देता येत नाही. पण आम्ही ते चुपचाप आतमध्ये घुसून ते काय करायचं होतं त्यावेळेस मी चंदूभाऊ, प्रदीप, विजू, प्रफुल्ल, शेंडे गुरुजी सगळेच पदाधिकारी आम्ही सगळ्यांनी घुसून ते काम घेऊन आलो. आता ते आणल्यानंतर पैसे नव्हते. पुन्हा त्यावेळेस राधाकृष्ण विखे पाटील पालकमंत्री होते आपल्या जिल्ह्याचे बहुतेक. त्यांनी आम्हाला 10 लाख रुपये दिले. 10 लाख रुपयात काही होत नव्हतं. पुन्हा आम्ही फडणवीस साहेबांकडे गेलो. त्यांनी पैसे दिले आणि या पत्रकार भवनाची ही वास्तू उभी राहिली. आता भीक मागू आंदोलन आमचं सुरूच होता. आम्ही कार्यक्रम घेतला. फडणवीस साहेबांनी ह्या वास्तूचं भूमिपूजन केलं आणि सांगताना आनंद वाटते, भूमिपूजन झाल्यानंतर त्याच मुख्यमंत्र्यांनी त्याच रेझिममध्ये याचं लोकार्पण केलं. 2 कार्यक्रम झाले साहेबांचे इथे. आणि जेव्हा सांस्कृतिक भवनात आम्ही मोठा कार्यक्रम घेतला याचा लोकार्पणाचा, त्यावेळेस त्यांना मागणी केली की आम्हाला ई-लायब्ररीसाठी पैसे द्या. त्यांनी ई-लायब्ररीसाठी पुन्हा आम्हाला पैसे दिले. वरती आपण जाऊ. आता इथे आम्ही ई-लायब्ररी पण उभी केली आहे. आता सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम मी जे प्रॅक्टिकल पाहिलं, पत्रकार भवन उभा होऊन जातो पण पत्रकार भवनात ॲक्टिव्हिटी आणि पत्रकार भवनाचा खर्च कुठून काढा, ते सगळ्यात मोठी एक समस्या पूर्ण राज्यभरात आहे. राज्यभरात काय मी तर म्हणतो देशभरात आहे. आम्ही त्याच्यातून अक्कल लढवली. आम्ही वरची जागा कॉलॅबरेशन करून भाड्यानं दिली. तिथे ई-लायब्ररी, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटचे कोर्सेस, भाषा शिकवण्याचे कोर्सेस, इंग्रजी, हिंदी वगैरे ती त्यांना कोलॅबरेशन करून दिली. आणि त्या पैशाच्या भरोशावर आता आमच्या पत्रकार संघाकडे 2.5 लाख रुपये बॅलन्स पण झालेला आहे. कधी कधी पत्रकार भवन चालवण्यासाठी प्रॉब्लेम होता. आता 2.5 लाख रुपये बॅलन्स पण झाला आहे जाणवीलाही. आणि हे सगळं तुम्ही जे वास्तू पाहता, प्रत्येक AC पाहत असाल तर हे कोणाकडनं आम्ही डोनेट करून हा पत्रकार भवन उभा केला. हा इतिहास मी फक्त याच्यासाठी तुम्हाला सांगत आहे. आता सगळं आम्ही आमचं काम केलं. आता आमची तुम्हाला पुन्हा विनंती आहे. देशमुख साहेबांना मी लंडनला असताना पण मेसेज टाकला होता, आम्हाला राष्ट्रीय अधिवेशन द्या आणि बापरे साहेब तुमच्या रेझिममध्ये द्या, ज्यामुळे आम्ही सिद्ध करून दाखवू. आणि अमरावतीमध्ये बहुतेक 89 किंवा 90मध्ये झाला होता एक राष्ट्रीय अधिवेशन. आणि त्या अधिवेशनाला त्यावेळेस मनोहर जोशी बहुतेक आले होते. मनोहर जोशी आणि मी त्यावेळेस खूप लहान होतो, म्हणजे यंग होतो एकदम. मी ते जवळून पाहिलं होतं. माझे मोठे बंधू त्यावेळेस ॲक्टिव्ह होते पत्रकारितेमध्ये. त्याच्यापेक्षा चांगलं अधिवेशन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, मानस आहे. त्याचं आर्थिक नियोजन आमचं बोलून सगळ्यांशी झालेलं आहे. आणि नाईक साहेब, आता तुम्ही संघटनेचे वरिष्ठ आमचे नेते आहेत, पदाधिकारी आहे, आपली संघटने सगळे कार्यकारिणी सदस्य आहेत. कार्यक्रम का सूत्र संचालन प्रफुल्ल गवले ने तथा आभार प्रदर्शन विजय ओढे ने किया. कार्यक्रम में जिला मराठी पत्रकार संघ के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे. अमरावती विभाग के अकोला जिले में आने वाले बोरगांव मंजू पुलिस स्टेशन में कार्यरत PI राजेंद्र मोरे की शनिवार 27 जुलाई को कुनरखेड़ के पास हुई दुर्घटना में घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई. वे 43 वर्ष के थे. बताया जाता है कि PSI राजेंद्र मोरे किसी जांच के लिए दुपहिया पर सवार होकर जा रहे थे. तब तेज रफ्तार से आ रही कार ने उन्हें उड़ा दिया. हादसे में PSI मोरे की मृत्यु होने से पुलिस विभाग में शोक व्याप्त है. पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. मृतक अधिकारी के पीछे पत्नी, बच्चे सहित भरा पूरा परिवार है. विवाह बंधन में बनते समय 7 फेरे लेते वक्त वर वधू 7 जन्मों तक साथ रहने का संकल्प करते हैं. मेलघाट के धारनी तहसील में आने वाले चिखली गांव में कुछ घंटों के अंतराल में ही एक ही दिन वृद्ध दंपति का निधन हो गया. धारनी से 32 किलोमीटर दूरी पर स्थित चिखली गांव में रहने वाले सुखचंद सुखलाल भारवे और गोराबाई भारवे का 26 जुलाई को निधन हो गया. शनिवार 27 जुलाई को इस पति पत्नी की एक साथ अंतिम यात्रा निकालकर एक साथ अंत्येष्टि की गई. दोनों पति पत्नी एक साथ खेत में पहुंचे थे और खेती का काम निपटाकर अपने घर लौट रहे थे. पश्चात दोनों का निधन हो गया.
अमरावती पुलिस आयुक्तालय के 11 पुलिस निरीक्षक सहित 5 सहायक निरीक्षक व 7 उप निरीक्षकों के प्रशासकीय कारणों से अस्थायी स्वरूप में तबादले के आदेश शनिवार की रात पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने निकाले हैं। तबादले के आदेश मिलते ही संबंधित अधिकारियों को भेजे गए स्थल पर तत्काल कार्यरत होने की सूचना दी गई है। जिन अधिकारियों के तबादले किए गए उनमें नियंत्रण कक्ष के निरीक्षक सुनील चौहान का बडनेरा के थानेदार पद पर तथा बडनेरा के थानेदार पुनीत कुलट का साइबर पुलिस स्टेशन में तबादला किया गया है। इस तरह गाड़गेनगर के निरीक्षक नीलेश करे का फ्रेजरपुरा तथा फ्रेजरपुरा के थानेदार मनीष बंसोट का यातायात शाखा प्रशासन, कोतवाली की ज्योति विल्लेकर को यातायात शाखा पूर्व तथा भातकुली के थानेदार प्रवीण वांगे को विशेष शाखा में भेजा गया है। वहीं अनैतिक मानवीय यातायात प्रतिबंधक कक्ष के बाबाराव अवचार को क्राइम ब्रांच यूनिट 2 में भेजा गया है। राजापेट के रवि राजूरकर को, भातकुली नागपुरी गेट के वेंकटेश आलेराव को राजापेट दुयम थानेदार, कोल्हापुरी गेट की विजया पंद्रे को कोतवाली दुयम थानेदार पद पर भेजा गया है। वही यातायात पूर्व शाखा के संजय अडाऊ का कल्याण शाखा में, राजापेट के सहायक निरीक्षक मनोज मानकर को गाड़गेनगर, नांदगांव पेट के रविंद्र सहारे को फ्रेजरपुरा, प्रियंका कोठावार को महिला सेल, नितेश राउत को नांदगांव पेट, आर्थिक अपराध शाखा के इमरान नाइकवाडे को कोतवाली भेजा गया है। वही पुलिस उप निरीक्षक प्रणीत पाटिल को गाड़गेनगर, मीनाक्षी बोचे को राजापेट, कीर्ति आवले को डायल 112 कक्ष, अशोक वाघ को यातायात शाखा, अजय जाधव को दूध प्रतिसाद दल, संजय नागजीरीकर को डायल 112 कक्ष और तुषार गावंडे को कोतवाली थाना भेजा गया है। ग्रामीण पुलिस दल के 198 पदों के लिए विशेष एक माह से शारीरिक जांच शुरू की थी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 2110 विद्यार्थियों को आज रविवार 28 जुलाई को सुबह 11 बजे प्राध्यापक राम मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट नया परीक्षा केंद्र पर लिखित परीक्षा ली गई। सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के 3 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित रहने को कहा गया था। परीक्षा शांतिपूर्वक पूर्ण हुई। बता दें कि ग्रामीण पुलिस भर्ती के लिए कुल 7,392 उम्मीदवार मैदानी जांच में उत्तीर्ण हुए थे। इसमें 5,690 पुरुष और 1,702 महिला उम्मीदवार थी। इनमें से 1,521 पुरुष और 592 महिला, ऐसे कुल 2,110 उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए पात्र ठहराए गए थे। जिले में मतदाता सूची पुनर्परीक्षण कार्यक्रम शुरू है, जिसके तहत मतदाता सूची से छूटे तथा नए मतदाताओं को पंजीयन के लिए अवसर दिया गया था। इसके मुताबिक लोकसभा मतदाता सूची के बाद 55,565 नए मतदाता इसमें शामिल हुए। नए मतदाताओं में 24,660 पुरुष और 30,898 महिला मतदाताओं का समावेश है। इस आंकड़ेवारी में पुरुषों की तुलना में 6,000 महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। साथ ही 7 तृतीयपंथी मतदाताओं का भी समावेश है। राज्य अधिस्वीकृति समिति के अध्यक्ष व सदस्यों ने विदर्भ की कुलस्वामिनी अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिर के दर्शन लिए। अंबा देवी संस्थान की तरफ से समिति के अध्यक्ष यदुनाथ जोशी और सूचना व जनसंपर्क विभाग के संचालक तथा समिति के सदस्य सचिव हेमराज बागुल व समिति के सभी सदस्यों का शाल, श्रीफल व पुस्तक देकर सत्कार किया गया। अंबा देवी संस्थान की विश्वस्त श्रीमती दीपा खांडेकर, दैनिक हिंदुस्तान के संपादक विलास मराठे व श्रीमती विद्या देशपांडे सहित अन्य विश्वस्तों ने इस अवसर पर विस्तृत जानकारी दी। अमरावती के सूचना उपसंचालक अनिल आलूतकर व अन्य विभाग के सूचना उपसंचालक डॉक्टर सुरेखा मुले, राजू पाटोदकर, सुनील सोनटक्के, संप्रदा बिडकर आदि अधिकारी, अमरावती विभागीय अधिस्वीकृति समिति के अध्यक्ष रविंद्र लाकोडे, सदस्य गोपाल हरने, गिरीश शेलोकर, जिला सूचना अधिकारी अर्पणा यावलकर, सहायक संचालक विजय राउत और सहकारी अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। अमरावती जिले के धारनी से कुसुमकोट मार्ग पर दोपहिया से गांजा की तस्करी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। धारनी के थानेदार अशोक जाधव के नेतृत्व वाले दल ने यह कार्रवाई की। आरोपियों के पास से 4 किलो गांजा और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल सहित कुल 1,42,990 रुपए का माल जब्त किया गया। पकड़े गए आरोपियों के नाम अकोला जिले के हिवरखेड़ निवासी संजय गोपाल राव इंगले और शेख सलमान शेख ईसा बताया गया है।